अगर प्रेरकत्व, धारिता और प्रतिरोध को एल, सी और आर से डिनोटेड किया जा रहा है तो फिर फ्रिक्वेंसी की डायमेंशनल फॉर्मूला कौन सा, जो इसमें 4 स्टेटमेंट में कौन सा सही होगा फ्रिक्वेंसी का। तो देखो, मैं हमेशा आपको कुछ चीज़ें लर्न कराने की कोशिश करता हूँ क्योंकि आपका एग्जाम में टाइम सेव हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि L/R की विमा आती है वो समय की विमा के बराबर आती है। ये चीज़ एयरफोर्स में बहुत बार पूछी गई है। और समय क्या होता है, आवर्तकाल होता है, वो आवृत्ति का उल्टा होता है। तो अगर L/R हमारा फ्रिक्वेंसी टाइम पीरियड होता है तो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगा, R/L हो जाएगा। तो R/L क्या हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी हो जाएगा। अब यहाँ पे केवल बात ये भी एक एडिशनल बता दिया मैं कि R/L हमारा फ्रिक्वेंसी होता है, लेकिन इसमें क्या है कि LC में है सारी चीज़ें। आपने पढ़ा होगा जब हमारा रेजोनेंस का केस होता है उसमें जब इंडक्टिव रिएक्टेंस को कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल करते हैं तो ओमेगा बराबर क्या मिलता था, 1/√LC मिलता था। और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2πN। अब 2π तो कांस्टेंट चीज़ है, n मतलब फ्रिक्वेंसी की जो डायमेंशन होगी वो यही तो होगी, 1/√LC। चलो ये ऑप्शन भी क्या देखते हैं अगर कहीं हो तो, ये ऑप्शन भी कहीं नहीं है। एक चीज़ और, ये ऑप्शन हो सकता है बी ऑप्शन में दिख जाए क्योंकि LC की पावर -2 1/2 का मतलब यही होता है क्योंकि LC की पावर 1/2 है और जब ऊपर जाएगी तो माइनस के 1/2 हो जाएगी। तो ये भी काय की डायमेंशन होगी, ये फ्रिक्वेंसी की होगी। और एक चीज़ और याद रखना, फ्रिक्वेंसी अगर RC के टर्म में होगी, कभी हो सकता है फॉर्मूला जो ऑप्शन है वो RC के टर्म में हो तो फ्रिक्वेंसी की एक और निकलती है 1/, अगर रजिस्टेंस और कैपेसिटेंस कर दोगे तब भी वो फ्रिक्वेंसी निकलेगी और जो लिखा हुआ है वो भी फ्रिक्वेंसी निकलेगा। और अगर हम R/L कर देंगे तब भी फ्रिक्वेंसी निकलेगा। यानी कि फ्रिक्वेंसी अगर L यानी कि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के टर्म में हो तो फ्रिक्वेंसी की डायमेंशन ये हो गई, ठीक है। और टाइम पीरियड इसका उल्टा हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के टर्म में हो तो फ्रिक्वेंसी की डायमेंशन ये हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के टर्म में हो तो फ्रिक्वेंसी की डायमेंशन ये हो जाएगी। मैं इसलिए एम्फेसाइज करता हूँ इन चीज़ों को। अब अगर यहाँ पे आप L की डायमेंशन रखोगे, C की डायमेंशन रखोगे, चारों ऑप्शन चेक करोगे तो इट विल टेक टाइम। तो आपको अगर टाइम सेव करना है, जैसे कि मैं आपसे पूछूँ अगर 1/μ0/ε0, ठीक है, अगर मैं इसकी डायमेंशन पूछूं तो अगर आपको निकालने लग जाते हो, यहाँ पे इसकी रखते हो, यहाँ पे मैग्नेटिक परमिटिविटी और इलेक्ट्रिक दोनों की रख के, और तब अगर आप निकालते हो तो ये कोई एक स्मार्ट वर्क नहीं हुआ। अगर इसकी डायमेंशन, अब मैं कमेंट सेक्शन में आपसे पूछ रहा हूँ कि इसकी डायमेंशन जो मैंने लिखा हुआ है इसकी बताना, ठीक है। एक पार्टिकल मूल बिंदु से सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करता है, उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है। कितने समय में उसकी जो कुल ऊर्जा की 75% काइनेटिक ऊर्जा हो जाएगी। तो देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैंने 2 बातें 5-6 बार बताई हैं और उन पे स्टार पॉइंट भी लगवाया है। जब उसका डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का आधा होता है, स्पेशल कंडीशन, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी का 3/4 हो जाती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो उसकी टोटल एनर्जी का हाफ हो जाती है। ये 2 पॉइंट ऐसे हैं कि अगर आप इनको याद रखते हो तो एयरफोर्स में ये यूजुअली मतलब फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। अब मेरी बात फिर से सुनो, मैंने क्या बताया था, अगर नहीं भी पता है तो अब आप याद रखना, इसको फाइनली करने मत लग जाना। एक स्पेशल कंडीशन बताई थी मैंने, जब उसका डिस्प्लेसमेंट है अगर वो आयाम का आधा होता है तो अगर उसकी टोटल एनर्जी E है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 3/4 E हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी E/2 हो जाती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मैंने क्या बताया, अब 3/4 E का मतलब क्या हुआ, 3/4 E मैंने बताया था कि जब 3/4 का अगर परसेंटेज देखें तो वो 75% ही होता है। बस सवाल घुमा के पूछा गया है, बाकी कुछ ऐसा है नहीं। 75% का जब फ्रैक्शन लिखोगे तो 75/100 लिखोगे, 25 से काटोगे, 25 से 3 बार और 25 से 4 बार, यानी कि 75% इज़ नथिंग बट 3/4। यानी कि ये वही स्पेशल केस हो गया, जब टोटल एनर्जी का 75% काइनेटिक हो रही है तो इसका मतलब ये वही केस हो गया कि कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आयाम का आधा, मतलब y बराबर अगर हम A sin ωt लिखना चाहें, A sin ωt, तो डिस्प्लेसमेंट है वो एम्पलीट्यूड का आधा है। क्योंकि ये कंडीशन जो है ये हमने बहुत बार पढ़ रखी है, ये वही कंडीशन है जब हमारा आधा होता है तब 75% रह जाती है काइनेटिक। इससे ये कट गया। 1/2 को हम साइन कितना लिख सकते हैं, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, 30 का मतलब π/6, ठीक है। अभी इधर साइन से साइन खत्म हो गया तो π/6 बराबर ωt बचा, π/6 बराबर क्या बचा, ωt। ωt को हम कितना लिख सकते हैं, 2π/t, ओमेगा को हम 2π/t लिखा और इंटू टी। अब देखो टी का मान 2 सेकंड है, उसने कहा आवर्तकाल 2 सेकंड है, तो ये टी वाला ये 2 से कट गया। अब ये पाई से कट गया तो टी का मान हमें सीधा 1/6 दिख रहा है, तो 1/6 सेकंड इसका राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन ऐसा है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कई तरीक़ों से पूछा जाएगा, लेकिन आपको
ओवरऑल ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे हो सकता है 75% ना कह के वो कहता कि 50% उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी की 50% हो जाती है। ये दो स्पेशल केस होते हैं, आप इनको याद रखना। कैसे निकाले जाते हैं वो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन अगर आपको रियली में एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो कुछ चीज़ें मैंने आपको बताया कि लर्न होनी चाहिए। जैसे वो कह देता कि टोटल एनर्जी का 50%, और टोटल एनर्जी का 50% मतलब E/2 अगर हो जाए पोटेंशियल, तब भी वही केस होता है कौन सा, कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एम्पलीट्यूड का आधा होता है। और ये सवाल जो 1/6 सेकंड इसका कैसे आया मैंने बता दिया, आप इसको रिपीट करके देखना। वायु में ध्वनि का वेग होता है, बेसिकली जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है इन एयर वो किस पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड नहीं करती है, इन चीज़ों से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो देखो बच्चा क्या होता है, यूजुअली कंफ्यूज रहता है। वो सोचता है कि जो आर्द्र यानी कि ह्यूमिडिटी जिसमें ज़्यादा होगी इसका मतलब उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा। ये बहुत गलत थिंकिंग होती है, मैं आज आपको क्लियर करता हूँ। वैसे इसका आंसर जो है वो आपको सबको दिख रहा है कि उसके वायु के दाब पर, एयर प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती है। जो वायु में ध्वनि का वेग होता है वो एयर प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये तो बात हुई ख़त्म। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि शुष्क नम वायु में शुष्क वायु से अधिक होता है, वो क्यों, तो उसका मैं समझा देता हूँ आपको। हमेशा जो वेलोसिटी होगा साउंड का वो किस में अधिक होगा, ह्यूमिडिटी वाले में अधिक होगा। क्यों, क्योंकि शुष्क वायु से आर्द्र वायु यानी कि जिसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी उसका डेंसिटी कम होगा। कैसे होगा मैं अभी समझाता हूँ। सपोज़ यहाँ पे ये इतना एक बॉक्स है, ठीक है, इसमें क्या है अभी एयर भरी हुई है। अगर एयर भरी हुई है तो उसमें जो वेलोसिटी आपको पता है कि क्या होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके डेंसिटी के, यानी कि जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा उसका उसमें वेलोसिटी जो है कम होगा। अब देखो आर्द्र वायु में वेलोसिटी ज़्यादा नहीं होता है, आर्द्र वायु में वेलोसिटी कम होता है, क्योंकि उसमें वाटर वेपर के जो, अब देखो यहाँ पे मान लो पहले वायु थी, वायु के 10 पार्टिकल थे, लेकिन अब उसमें क्या है कि ह्यूमिडिटी आई। ह्यूमिडिटी आने से वायु के पार्टिकल में क्या होंगे, वो डेंस होंगे कि नहीं होंगे, वो डेंस, उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी। ऑब्वियसली उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि उन्हीं जगह पे अब हमें वाटर वेपर को भी आना है उतनी ही जगह में, क्योंकि एरिया भी सेम है, वॉल्यूम सेम है। तो फिर क्या होती है डेंसिटी, ये बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग पता नहीं मुझे कैसे होती है, लेकिन बहुत सारों में होती है। जो ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्र वायु होती है, उसकी डेंसिटी कंपैरेटिवली शुष्क वायु से कैसी होती है, कम होती है। और अगर डेंसिटी कम होती है तो आर्द्र वायु में वेलोसिटी अधिक होती है। आज से याद रखना ये चीज़ कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ किस में अधिक होती है वायु का वेग, आर्द्र वायु में या शुष्क वायु में, तो हमेशा आर्द्र वायु में अधिक होगा। जिसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी उसमें वेलोसिटी का साउंड का वेलोसिटी अधिक होता है। दाब के अनुक्रमानुपाती गलत, क्यों, ये भी क्यों गलत, क्योंकि आर्द्र वायु में अधिक होती है, ये कह रहा है शुष्क में अधिक होती है, ये गलत हो गया। प्रेशर पे तो डिपेंड ही नहीं करती है, ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती ये भी नहीं हो सकता। देखो वायु के दाब पर निर्भर नहीं करता। टाइम टी और डिस्प्लेसमेंट एक्स में रिलेशन दिया हुआ है, टी इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। अल्फा बीटा अगर कॉन्स्टेंट है तो फिर इसमें एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन मतलब अवमंदन क्या होगा। तो देखो अब एक बात बताओ, अगर ये टी है तो इसको हम डी टी बटे यानी कि एक्स के सापेक्ष अगर हम अवकलन कर दें, डिफरेंशिएशन कर दें, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब एक बात बताओ, अगर ये एक्स क्या है, विस्थापन है, टी समय, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, यानी कि इसका जस्ट अगर हम रेसिप्रोकल कर दें डी एक्स बटे डी टी, तो यही तो वेलोसिटी होगी, वेग होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। अब हमें वेग मिल गया, वेग से त्वरण पे जाना है। वेग से त्वरण का मतलब अगर हम इसका भी, अगर त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय, यानी कि अगर हम डी बटे डी टी कर दें समय के सापेक्ष, अगर इसका इस चीज़ का पूरी का हम अवकलन कर दें तो फिर हमें वही एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो हम चलो कर देते हैं, अब इसका करना है तो करते हैं। चलो क्या हो जाएगा, 2 माइनस का हो जाएगा 2 अल्फा, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, टी के सापेक्ष, तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स बटे डी टी, एक सेकेंड, डी एक्स बटे डी टी बटे ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का स्क्वायर, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर। अब ध्यान से देखते रहना, माइनस का 2 अल्फा, और इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बटे डी टी मतलब वेग बराबर विस्थापन बटे समय, इसको हम वेग लिख सकते हैं। चलो तो माइनस का 2 अल्फा और वेग, और इसको हम अगर एक बटे ये पूरी चीज़ को हम वी लिख सकते हैं, तो यानी कि इसको हम वी स्क्वायर लिख सकते हैं। आपको दिख रहा होगा नीचे कि ये पूरी चीज़ 1/v है, 1/, ये है, इसको v लिखा तो v स्क्वायर हो गया। तो माइनस का 2 अल्फा v क्यू हो गया, माइनस का 2 अल्फा, एक सेकंड में इसको काट के लिख देता हूँ, माइनस का 2 अल्फा v क्यूब हो गया। अब देखो कौन सा ऑप्शन है, अब माइनस इसलिए है क्योंकि एक्सेलरेशन अवमंदन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है,
ठीक। एक आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत सर्कुलर पथ में गति कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड जो है वो किस पे निर्भर नहीं करता है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम पीरियड होता है 2πm/qb, 2πm/q और b। अब देखो इसमें क्या क्या आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पहला ऑप्शन है तो हाँ इस पे डिपेंड करता है। चार्ज पे देखो चार्ज पे भी डिपेंड करता है क्योंकि नीचे चार्ज आ रहा है, ठीक है। उसके कण के मास पे, पार्टिकल के मास भी आता है इसमें, लेकिन ये v पे इंडिपेंडेंट है। कहीं पे भी इस फॉर्मूले में टाइम पीरियड वाले में v नहीं आ रहा है तो पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा उस पर डिपेंड नहीं करता। दो प्रतिरोधों को सीरीज़ क्रम में जो रेजिस्टेंस है, तुल्य प्रतिरोध है वो s है, ठीक है, सीरीज़ का s। और जब उसको समांतर तो मतलब पैरेलल में जोड़ा गया है तो p है, पैरेलल का p। और एक रिलेशन है सीरीज़ बराबर n पैरेलल। तो फिर n का जो पॉसिबल मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगा? आंसर है 4, ठीक है। आप लोगों ने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में भी शायद इसको देखा हो। तो इसको कैसे करते हैं थोड़ा समझना, मैं ध्यान से समझना या कहीं लिखते चलना, क्योंकि मैं स्क्रीन पे जो लिखूंगा उसको हटाते भी जाऊंगा। अगर हम सीरीज़ की बात करें, सीरीज़ में जो s जो होता है रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है? R1 + R2, हमने लिख लिया R1 + R2। पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में होता है R1 R2 बटे R1 + R2, R1 R2 बटे R1 + R2, ठीक है। तो ये सीरीज़ वाला जो है वो बराबर है पैरेलल के, लेकिन उसमें n और लगा हुआ है तो n हमने इधर और लगा दिया, ठीक है, लिख दिया सीरीज़ वाले को पैरेलल वाले के बराबर करके n। अब ये R1 R2 है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर आएगा तो ये R1 R2 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर से खत्म हो गया, ठीक है। अब ये होल ऑफ स्क्वायर हो गया। अब इधर हमें R1 R2 हटाना है क्योंकि हमें n का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू बताना है। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, R1 - R2 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, R1 - R2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 4 R1 R2। जब इन दोनों चीज़ को कंपेयर करोगे तो एक ही चीज़ तो है। अब ये R1 R2 इधर भी इधर लाएंगे तो इधर दोनों पक्षों में अलग अलग गुणा हो जाएगा इसका, इधर केवल n बचेगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। इसमें गुणा हुआ तो ये 4 बन गया। अब हमें n का वैल्यू निकालना है मिनिमम। n का मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इसमें 4 में जो चीज़ जुड़ रही है वो 0 होनी चाहिए, तभी तो मिनिमम आ पाएगा। तो यानी कि मिनिमम n की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो इसका आंसर है 4। सभी बच्चों को पता होता है ये रिलेशन। अगर आप ग्रुप एक्स की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप सीरियस हो तो इस तरह के क्वेश्चन आपकी नज़रों तक अभी तक तो गुजर के हो जाने चाहिए थे। अगर कोई बात नहीं भी हुआ तो इसका कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगा, रिपीट करके देखोगे समझ में आ जाएगा। एक्टिव सब्सटेंस है, उसकी गणना दर t = 0, मतलब इनिशियली उसका एक्टिविटी रेट कितना था? 1600 काउंट पर सेकेंड, और 8 सेकंड बाद वो 100 रह गया, 100 काउंट पर सेकंड रह गया। तो 6 सेकंड बाद हमें फाइंड करना है, ठीक है। बेसिकली आपको पता है कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो टाइम टू टाइम डिके होते हैं। तो काउंट रेट पहले कितना था? इनिशियली था 1600, फिर उसके बाद 8 सेकंड बाद वो 100 रह गया, तो 6 सेकंड बाद वो कितना रहा होगा ये हमें फाइंड करना है। तो जो एक्टिविटी रेट होता है वो क्या होता है? इनिशियली, फाइनल बराबर इनिशियली 1/2 का पावर t, मतलब जिस समय में, बटे t हाफ, यहाँ पे t हाफ होता है, ठीक है, t हाफ। अब देखो एक्टिविटी रेट जो है कितना हो गया था फाइनली? पहले इनिशियली 1600 था, लेकिन 8 सेकंड बाद 100 हो गया था, तो 100 हो गया था। पहले कितना था? 1600 था इनिशियली, और 1/2 की पावर कितने समय में हुआ था? 8 सेकंड में हुआ था, तो 8 सेकंड ऊपर रखा डिके टाइम, बटे टी हाफ को हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कटा, 1/16 उधर जाएगा तो 1/16 हो जाएगा। 1/16 को हम 1/2 की पावर 4 लिखेंगे, तो 1/2 की पावर 4 बराबर 1/2 की पावर 8/x। तो अगर हम पावर्स को कंपेयर करेंगे, पावर को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, तो 4 बराबर 8/x हो जाएगा। 4 बराबर क्या हो जाएगा? 8/x। तो x बराबर यहाँ से कितना मिलेगा? 2। x बराबर कितना? यानी कि टी हाफ का मान, x क्या है? टी हाफ हमने 2 सेकंड निकाला फर्स्ट। अब देखो मेरा आंसर आपकी नज़रों के सामने है, बस इतना आप समझ लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, कि हमने फर्स्ट स्टेटमेंट जो दी थी उससे हमने टी हाफ की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख के निकाल ली। कितनी आई? 2 सेकंड। टी हाफ की वैल्यू 2 सेकंड आ गई। अब हम फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे, एक्टिविटी रेट फाइनल बराबर एक्टिविटी रेट इनिशियल 1/2 टी की पावर टी बटे टी हाफ। टी हाफ का मान हमने 2 सेकंड निकाल लिया, और टी का मान अब की बार 6 सेकंड पे निकालना है, मतलब ऊपर हम 6 लिख देते हैं, ठीक है, 6 सेकंड बाद निकालना है। अब देखो क्या पूछ रहा है कि गणना दर क्या कह रहा है कि अब इनिशियली तो 1600 थी, तो यहाँ पे तो 1600 रखना है, यहाँ पे कितना रखना है? ए इनिशियल 1600 और ए हमें फाइंड करना है, तो ये कितना हो जाएगा? 1600 और 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी? 3, क्योंकि आपकी बार जो टी हाफ हमने फर्स्ट से निकाल लिया था 2 सेकंड, और ये 6 सेकंड बाद निकालना है, तो 3 हो जाएगा। 3 का मतलब 1/8 हो जाएगा। तो 1600 में जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 200। तो 200 आ गया। तो यानी कि अब जो फाइनली जो काउंट रेट बचेगा वो 200 बचेगा, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन टफ नहीं था, लेकिन अगर कि आप प्रैक्टिस कर लोगे 1-2 बार तो फिर इसको भी आप 20 सेकंड में कर लोगे। मैं बता रहा हूँ मैं आपको, बस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना 1-2 बार। और मैं आपको बता दूँ फिर से, 25 के 25 क्वेश्चन ईजी नहीं आते हैं, ठीक है।
असली जो लड़ाई होती है, असली जो जंग होती है, जहाँ से टर्निंग पॉइंट जो चीज़ें हो सकती हैं वो यही चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि इजी तो सबको आता है कि किस कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, बच्चा तुरंत बता देगा रेड। किस रंग का जो डेविएशन है वो सबसे ज़्यादा होता है, लड़का तुरंत बता देगा वॉयलेट। लेकिन चीज़ें क्या वो सब बता देंगे तो फिर वो चीज़ें डिफाइन नहीं कर सकती हैं आपका सिलेक्शन वही चीज़ें इंश्योर करेंगी जो जिनमें थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। एक बड़ी ड्रॉप को 8 स्मॉल ड्रॉप्स में स्प्लिट करा गया है, तो फिर जो छोटी बूंद के अंदर आधी किताब होगा वो कंपैरेटिवली कितना होगा। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को कर तो सभी लेते हैं, लेकिन मैं आपको वो अप्रोच बताऊंगा जिससे आप बहुत कम समय में इसको कर पाओगे। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के अलावा अगर हम देखें, कभी भी जैसे मान लो कुछ बूंदें हैं, उसको एक छोटी बूंद में स्प्लिट करा गया है, तो उसमें आपको ये नहीं है कि आप पहले दोनों का वॉल्यूम लिखो, इक्वेट करो, जैसे बड़ी बूंद का आयतन बराबर 8 छोटी बूंदों का आयतन, ये छोड़ दो ये चीज़ें। आप सीधा अगर आर और आर का रेशियो लिखना चाहते हो तो सीधा लिख सकते हो। ये तो ऑब्वियस है कि बड़ी बूंद होगी तो उसकी त्रिज्या बड़ी होगी, छोटी बूंद होगी तो उसकी रेडियस छोटी होगी, यानी कि जो वहाँ पे जितनी छोटी बूंदों में स्प्लिट करा गया होगा उसका क्यूब रूट ले लेना है। मतलब जैसे यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो 27 होगा, अभी तक जो एयरफोर्स में पूछे गए, या तो 125 होगा, या 64 छोटी बूंदें होंगी, यही आपको मिलेगा डेटा। 8 हो सकता है, 64 हो सकता है, 27 हो सकता है, 125 हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जब छोटी बूंदों में स्प्लिट करा जाएगा तो वो नंबर ऐसा होगा जिसका क्यूब लिया जा सकेगा। जैसे 8 थी तो 8 का क्यूब लिया तो बड़ी बूंद की रेडियस 2 हो गई, छोटी की 1 हो गई। तो इसको देख के ही हमें पता चल गया कि उसका 2 गुना हो जाएगा। अभी मैं समझाऊंगा कि आप भी ऐसे ही कैसे देख के पता चलाओगे, केवल ऑप्शंस को देख के, बस आप समझने पे फोकस करो। अगर कहता कि 125 बूंदों में स्प्लिट किया गया है तो ये रेशियो 5 और 1 हो जाता। अगर कहता कि 27 बूंदों में किया गया तो 27 का क्यूब लेते तो ये रेशियो 3 और 1 हो जाता। तो इस रेशियो को निकालने के लिए अगर 64 होता तो 4 1 हो जाता। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपको ये रेशियो निकालने के लिए वो नहीं है कि आप लिखो पहले कि उतनी बूंदों का आयतन बराबर उतनी बूंदों का, बस इसको देखना है उसमें रेशियो। अब मैंने ये क्यों कह दिया था कि 2 गुना हो जाएगा, इसलिए कह दिया था क्योंकि आधी की दाब जो होता है वो क्या होता है, 2T/R होता है। अगर हम देखें तो आर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब आर अगर बढ़ेगा रेडियस बड़ी होती चली जाएगी तो उसके अंदर जो दाब होगा वो कम होता चला जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं, अब देखो बड़ी बूंद थी, समझना, उसकी रेडियस थी, एक छोटी बूंदों में स्प्लिट करा गया तो रेडियस कम है। तो ये तो बात पक्की है कि बड़ी बालिक में दाब कम होगा, अंदर जो आधी की दाब होगा, छोटी में ज़्यादा होगा। अब पूछ रहा है बड़ी की अपेक्षा छोटी में, अगर छोटी में ज़्यादा होगा क्योंकि रेडियस कम होती है और ज़्यादा होता है तो आधा और 1/4 का तो लफड़ा खत्म हो गया। अब हमने 8 देखा, 8 का जो क्यूब रूट हुआ 2, तो कुछ 2 गुना जैसा आएगा आंसर, तो 2 गुना हो गया। इसी टाइप का एक सवाल और पूछा जा सकता है कि एक 64 बूंदें हैं, उनसे हमने एक बड़ी बूंद बनाई, ठीक है, वो कहेगा 64 ड्रॉप से एक हमने बड़ी ड्रॉप बनाई, या ये यहाँ पे 64 की जगह पे कुछ भी होगा, 125 होगा, 27 होगा, मतलब किसी का क्यूब होगा, मतलब उसका हम क्यूब रूट ले सकते हैं। ठीक है, तो वो कहेगा बड़ी बूंद बनी है तो बिगर ड्रॉप पे जो कैपेसिटेंस होगा वो कंपैरेटिवली क्या होगा। तो इसके लिए भी आपको विदाउट लिफ्टिंग योर फिंगर यू कैन मार्क द आंसर। कैसे कि अगर यहाँ पे देख लेना जो है उस एन, वो उसकी एन मान लो, उसका बस क्यूब रूट ले लेना है तो यही हो जाएगा बिगर ड्रॉप पे कंपैरेटिवली इतने गुना हो जाएगा। जैसे कि यहाँ 64 था, ये ट्रिक्स मैंने बहुत बता रखी हैं आपको और इसको समझा भी रखा है अच्छे से कि कैसा होता है, क्योंकि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4πε0r, वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब हमें पता है ऐसे अगर ड्रॉप वाला क्वेश्चन आता है तो आर और आर का रेशियो तो बड़ी हम जल्दी से लिखते हैं, यहाँ 64 है तो मतलब 4 और 1 हो गया। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम इससे भी जाएंगे एन की पावर क्यूब रूट लेंगे तो 64 का क्यूब रूट लेंगे तो बड़ी पे जो होगा वो छोटी से 4 गुना हो जाएगा कैपेसिटेंस। ठीक है, ये कैपेसिटेंस का क्वेश्चन बहुत आता है एयरफोर्स। सेकेंड क्वेश्चन है, एक कैपिलरी में पानी 8 सेंटीमीटर की हाइट तक चढ़ता है, अगर अब की बार उस ट्यूब का क्या किया गया, रेडियस घटाकर आधी कर दी गई, तो फिर उस नली में जो पानी है उसकी हाइट क्या होगी। तो इसमें आपको 8 देख के तुरंत मार्क कर देना चाहिए था 16, लेकिन ये आप में अगर आप तक अभी ऐसी थॉट प्रोसेस नहीं है तो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो होता है वो क्या होता है कैपिलरी के लिए RH ρg बराबर होता है 2T cos थीटा, यानी कि जो R है वो H के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, H उधर जाएगा तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब R बढ़ेगा तो H घटेगा उसी प्रोपोर्शन में, और अगर H बढ़ेगा तो R घटेगा। जैसे ऐसे सोच लो, कोई कैपिलरी है, ठीक है, उसकी रेडियस पहले इतनी थी, उसकी रेडियस कितनी थी, इतनी थी, अब रेडियस आधी कर दी है। अब अगर रेडियस आधी कर देंगे तो ऑब्वियस है कि ऊंचा और ऊंचा पानी चढ़ जाएगा, आप देख पा रहे हो ना। अगर रेडियस आधी करेंगे तो हाइट बढ़ेगी, उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगी जिस प्रोपोर्शन में हाइट घटेगी या बढ़ेगी। अब जैसे ये 8 थी,
ठीक है। अब रेडियस कितनी करी गई, आधी करी गई, प्रपोजन क्या है 1/2, तो उसका भी प्रपोजन क्या हो जाएगा 2/1, यानी कि वो दोगुनी हो जाएगी। तो 8 थी तो अब 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर था तो अब 16 सेंटीमीटर। और यहाँ से एक चीज़ और याद रखना कि हम देख रहे हैं RH ρg बराबर 2 cos थीटा RH, यानी कि जो हाइट है वो cos थीटा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये चीज़ भी याद रखना, ठीक है। वो कहेगा कि अगर जो थीटा का वैल्यू ऑब्ट्यूस एंगल है तो पानी चढ़ेगा कि उतरेगा, वो कहेगा थीटा का वैल्यू एक्यूट एंगल है तो पानी चढ़ेगा कि उतरेगा। तो ये चीज़ें भी पता होना चाहिए कि एच जो होता है कैपिलरी में हाइट होती है वो थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉस थीटा के। बाकी कॉस में आपको ये पता है कहाँ पे वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं, कहाँ पे पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। कॉस 180 का मान अगर देखें हम तो नेगेटिव होता है, तो अगर ऑब्ट्यूस एंगल की बात करता है तो पानी नीचे उतरेगा, ठीक है। अगर बात करें हम कॉस 90 पे, तो कॉस अगर एक्यूट एंगल की बात करेगा, एक्यूट का मतलब होता है वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो मतलब जल ऊपर चढ़ेगा। कैपिलरी में भरे द्रव का जो अर्धचंद्रक है वो उत्तल है, कैसा है, कन्वेक्स है। देखो ये बात मैंने कोहेसिव अधेसिव वाली कल भी बताई थी और पहले भी बता चुका हूँ और फिर बताऊँगा, क्योंकि ये बात बहुत पूछी जाती है। आप हमेशा याद रखना, अगर आपका अधेसिव फोर्स बड़ा हो गया कोहेसिव फोर्स से, अगर आसंजक बल बड़ा हो गया सासंजक बल से, तभी वो भिगोएगा, तभी वो जो द्रव होगा वो ठोस को भिगोएगा। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भिगोने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑप्शन होंगे कोहेसिव फोर्स, अधेसिव फोर्स, या और बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, वो विस्कोसिटी फोर्स या कुछ भी एक फोर्स और दो लगा के दे देगा। तो जो आसंजक बल होता है उसी के कारण भिगोता है, ठीक है। ये बात मैं बता रहा हूँ, दो तरह से क्वेश्चन। अगर और इस कंडीशन में क्या होगा, अगर अधेसिव फोर्स बड़ा है, ठीक है, तो कनकेव CONCAVE कनकेव जो अर्धचंदक होगा वो उसका ऐसे अगर कैपिलरी में भरा हुआ है तो वो कैसा होगा, कनकेव होगा। और उत्तल है, उत्तल का मतलब हुआ कैसा है, कन्वेक्स। कन्वेक्स का मतलब यहाँ पे कोहेसिव फोर्स जो है वो अधेसिव फोर्स से बड़ा होगा। कन्वेक्स किस कंडीशन में होता है, पारे में, मरकरी। तो मरकरी में आपको पता है नहीं भिगो पाता है, क्यों नहीं भिगो पाता है, क्योंकि उसका जो सासंजक बल होता है वो आसंजक बल से बड़ा होता है। अब ये बातें जो मैंने बताई हैं वो अपने स्तर से आप समझ लेना, बाकी इस क्वेश्चन का आंसर तो आप वैसे भी कर लोगे क्योंकि कल परसों का वीडियो आपने देखा होगा। तो बिकॉज ये उत्तल है, मतलब उत्तल से हमने सोच लिया कि उत्तल का मतलब कन्वेक्स, कन्वेक्स का मतलब हमारा इसमें Hg भरा हुआ है, Hg भरा हुआ है मतलब वो नहीं भिगोएगा मतलब कोहेसिव बड़ा होगा। अब कोहेसिव इसमें अधेसिव बड़ा है, नहीं हो सकता है, तो इसमें ये वाला कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। और इसमें ठीक याद रखना कि जो एंगल होता है उसमें साइन का कंपोनेंट लेते हैं, ठीक है। कोहेसिव बड़ा है अधेसिव से, इसी में बस यहाँ पे एक शब्द उत्तल की जगह अवतल हो जाता है। और सेम क्वेश्चन होता है यही कि कैपिलरी ट्यूब है उसका जो अर्धचंदक है वो कैसा है, अवतल है, ठीक है। तो फिर हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। अवतल के लिए, अवतल का मतलब उसमें जल भरा हुआ है मतलब अधेसिव फोर्स बड़ा होगा, तब आंसर ये हो जाता। तो अब आप तो ये क्वेश्चन कर लोगे, एक बर्तन में एक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, जो आसंजक बल है मतलब अधेसिव फोर्स है वो सासंजक बल की तुलना में बहुत क्षीण है, मतलब बहुत कम है। यानी कि अधेसिव फोर्स अगर कम है और कोहेसिव ज़्यादा है तो फिर कैसा उसका जो आकृति होगी वो कैसी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर ना करना। तो उत्तल, जैसे इसमें भी पूछा है कैपिलरी में पारे की सतह, अब पारे की सतह की कैसी होगी, कन्वेक्स। आई होप अब तो एटलीस्ट क्लियर हो गया होगा। दो टेम्परेचर का डिफरेंस सेल्सियस पैमाने में कितना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो केल्विन पैमाने पर क्या होगा। मैं आपको दो गोल्डन पॉइंट बता रहा हूँ, उन दोनों पॉइंट्स को लिख लेना, ठीक है, जो आपको एग्जाम में बहुत टाइम सेव करके देंगे। अगर कभी भी आपका डिग्री सेंटीग्रेड में डिफरेंस दिया हो और डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछा हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, तो आप उसमें 9/5 से गुणा कर देना, डिग्री सेंटीग्रेड वाले में वो फ़ारेनहाइट बदल जाएगा। जैसे कभी भी आपको दे दे कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर डिफरेंस टेम्परेचर में डिफरेंस जो था वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड का था, तो फ़ारेनहाइट में वो डिफरेंस कितना होगा, तो हमेशा आप 25 में कितने से गुणा कर देते, 9/5 से या 1.8 से, बात एक ही है। तो 5 से ये कटेगा तो ये फ़ारेनहाइट में जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 45 डिग्री का आएगा। फर्स्ट पॉइंट तो एक ये 9/5 तब करना गुणा जब नीचे यहाँ पे कोई ऐसी संख्या हो जो 5 से कट रही हो, अदरवाइज 9/5 को ही हम 1.8 भी तो कह सकते हैं, तो सीधा 1.8 से मल्टीप्लाई करो तो वही डिफरेंस हमारा फ़ारेनहाइट में आएगा। सेकंड थिंग ये याद रखना हमेशा कि सेंटीग्रेड में जो डिफरेंस रहेगा वो केल्विन में डिफरेंस के हमेशा इक्वल आएगा, आपको निकालने की नीड नहीं है,
ठीक है। डिफरेंस जो आपका जो बेसिकली वो फ़ारेनहाइट वाला ज़्यादा पूछा जाएगा, कहेगा कि 35 डिग्री का है सेल्सियस में डिफरेंस, तो फ़ारेनहाइट में बताओ। फ़ारेनहाइट में बताने के लिए इसमें 9/5 से गुणा कर देना, बस ये चीज़ें याद रखना आप। और डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन का तो ऐसा है कि जो डिफरेंस आपका सेल्सियस में होगा वही आपका केल्विन में होगा, तो 25 केल्विन इसमें भी डिफरेंस होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर याद कर लेते हो तो फिर वहाँ पे टाइम सेव होगा। थर्मोमीटर है जिसमें जो जल का फ्रीजिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितने 20 और 150 अंकित किया गया है। इसमें जो है 60 डिग्री को कितना पढ़ा जाएगा। एक थर्मोमीटर है जो वैसे अगर जनरली देखें तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री होता है, लेकिन ये थर्मोमीटर कह रहा है नहीं हम तो भैया इसको 20 पढ़ते हैं। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन ये कह रहा है नहीं हम तो भैया 150 पढ़ेंगे, यानी कि ये गुस्से में है, ये थर्मोमीटर गुस्से में है। वो कह रहा है कि हम ज़्यादा पढ़ेंगे, 0 वाले को 20 पढ़ेंगे, 100 वाले को 150 पढ़ेंगे। चलो ठीक है, हम भी गुस्से में, हमने कहा भैया बता दो तुम 60 वाले को कितना पढ़ोगे, तो वो कहता है नहीं मैं तो ज़्यादा पढ़ता हूँ, तो 60 वाले को ज़्यादा ही पढ़ूंगा, मतलब 40 तो कभी नहीं पढ़ूंगा। अगर इन केस 3 ऑप्शन ऐसे होते जो 60 से कम होते तो उनको एलिमिनेट करके हम वही क्लिक कर सकते थे जो आंसर होगा। ये ट्रिक भी कभी कभी काम आ जाती है। बाकी अब कैसे करेंगे ये अपन इसको ध्यान से समझते हैं। हमने 2 स्केल बना ली और ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, इस बार जरूर आएगा, मेरा अपना ओपिनियन है, ठीक है। 2 स्केल बना लिए, इसका मैंने अपना जनरली देखे तो 100 डिग्री होता है हायर, मतलब बॉइलिंग पॉइंट, और फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री। इस स्केल पे ये कह रहा है नहीं मैं तो 150 हूँ और मैं 20 हूँ, इसका अपर लोअर लिख लिए, ठीक है। इसमें जो है 60 पे हमें फाइंड करना है कि इसमें वो क्या होगा। हमने x मान लिया, मैंने दोनों स्केल बना लिए। करने का तरीका यही है, एक बार अच्छे से समझ लोगे तो आप भी इसको फास्ट करोगे। हमने दोनों स्केल कंपैरिजन करके ही तो बताना है कि इस 60 को ये वाला क्या पड़ेगा। हमने ऐसे बना लिए, दोनों के अपर लोअर लिख लिए। अब इसके साथ जो खेला खेलेंगे वही खेला अगर हम इसके साथ खेल देते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं है, क्योंकि दोनों स्केल सेम हमें करने हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमें जो टेम्परेचर 60 है, जो टेम्परेचर है उसमें से लोअर वाला घटा देते हैं। कितना घटा देते हैं, लोअर कितना है 0, और हम नीचे लिख देते हैं दोनों अपर माइनस लोअर, यानी कि 100 माइनस 0 जाएगा, 100 बचेगा। यही खेला हम इसके साथ भी तो खेल सकते हैं। इसमें भी जो टेम्परेचर x है उसमें से हम लोअर वाला घटा देते हैं, 20 वाला घटा देते हैं, नीचे हम अपर माइनस लोअर लिख देते हैं, मतलब 150 माइनस 20 लिख देते हैं, तो 130 आ जाएगा। बस जो खेला इसके साथ खेला वही खेला इसके साथ खेल दिया, मेरा आंसर आ गया। कैसे, इधर बचा 60/100, 60 0 तो ये घटेगा तो हटाओ, इसको हटा ही देते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया, मतलब 6/10 हुआ, 6/10 हुआ। 130 बोला नहीं मैं कैची गुड़ा होकर मैं इधर आ जाऊँगा, मैं उधर क्या करूँ अकेला, तो ये भी उधर पहुँच गया। इधर कितना बचा x माइनस 20। अब देखो 1 2 से 1 0 कट के ये 13 का 6 में गुणा हुआ 78 आ गया। इधर 78 बैठा था, इधर 20 बोला मैं नेगेटिव हूँ, चलो मुझे भी तुम ले लो, पॉजिटिव बन जाऊँगा, तो 78 में इधर 20 आके जुड़ गया तो वो 98 बन गया, यानी कि सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक बात और बताऊँ, अगर चीज़ों को समझने में आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, देखो ईजी चीज़ें तो बड़े आराम से समझ में आ जाती हैं और उसको 80% लड़का समझ लेता है, लेकिन अगर आपको कुछ समझने में थोड़ा इनपुट लगाना पड़ रहा है, अपनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ रही है, ये समझ लो उसको 20% लड़का, जो 80% लड़का होगा उसको इग्नोर कर देगा, और वही गेम चेंजर चीज़ें, वही चीज़ें गेम चेंजर साबित होती हैं। 25 का क्वेश्चन पेपर आता है, उसमें 15 मैं मान के चलता हूँ 15 ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो सबके लिए सेम, लेकिन जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो पूरा गेम चेंज करके रख देते हैं। तो आपको अगर गेम चेंजर बनना है तो इस तरह के क्वेश्चन पे कमांड होनी चाहिए, और अगर ये एक बार में समझ में नहीं आया तो इसको एक बार फिर से समझ कर देखो, लेकिन इसको आप समझ लेना। मैं बता किस टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट है, वो जो फ़ारेनहाइट की रीडिंग होगी वो सेल्सियस की ट्वाइस होगी। तो एक रिलेशन जो ज़रूर पता हो, टेम्परेचर जो सेल्सियस में होता है उसका बटे 5 बराबर टेम्परेचर जो फ़ारेनहाइट में होता है उसमें से 32 घटा दो बटे 9। ये एक ऐसा रिजल्ट है जो हर एयरफोर्स एस्पायरेंट को याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो वो क्या कह रहा है, करते चले जाओ, जो क्वेश्चन का है वही करो। फ़ारेनहाइट का सेल्सियस तापमापी जो सेल्सियस का 2 गुना कर दो फ़ारेनहाइट वाला, तो ये फ़ारेनहाइट वाला है, ये 2 गुना करना है सेल्सियस का, तो सेल्सियस का अगर हम x मान लें तो इसको 2x करना पड़ेगा, वही x की वैल्यू हमें निकालनी है। चलो कर देते हैं। अगर 3 गुना कहता तो 3 गुना, अगर सेल्सियस का 2 गुना कराता तो इधर 2x और उधर x कर देते। बाकी आपको समझदार हो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसको हमने x मान लिया तो इसको 2 गुना करना था तो इसको 2x कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर होगा 9x, तो 9x इज इक्वल टू 5 का 2 में गुणा होगा तो 10x, माइनस 32 का गुणा 5 में होगा तो 30 का 5 में पहले कर लो 150, और 2 का 5 में तो 60, 160 हो जाएगा। तो 160 अगर 10x है और इधर आएगा 9x तो इधर x बचेगा और इधर 160 आ जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ गई 160। हो सकता है कैलकुलेशन समझ में ना ही हो, बाकी समझना पड़ेगा यार, अगर सिलेक्शन लेना है तो समझना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं। 50 ग्राम तांबे को 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा दी जाती है उतनी ही हीट 10 ग्राम पानी को दी जाती है। तो अगर कॉपर में टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा था तो इसमें कितना बढ़ेगा, क्या कहते हैं वाटर में। तो देखो हीट जो एब्जॉर्व करी है कॉपर ने वही हीट एब्जॉर्व करेगा वाटर, तो M S डेल्टा T जो कॉपर के लिए होगा
वही हो जाएगा एम एस डेल्टा टी वाटर के लिए, ठीक है। एम उसका कितना था 50 ग्राम, उसके लिए कॉपर के लिए 0.42, उसके लिए टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 10 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ा है। ये क्वेश्चन सेम डेटा के साथ रिपीट होते हैं। मास इसका कितना है 10 ग्राम पानी है, इसका स्पेसिफिक हीट कितना है 4.2, ये ग्राम वाला रख रहे हैं, इनटू टेम्परेचर डिफरेंस इसमें हमें फाइंड करना है, इसको हम के मान लेते हैं। आप बताओ इसमें जो है 0.42 है, इसमें अगर हम 100 से डिवाइड करें तो डेसिमल ख़त्म, इसमें अगर 10 से डिवाइड करें तो डेसिमल ख़त्म। अब देखो 42 से 42 कटा, इस 10 से ये 10 कट गया, एक जीरो से ये जीरो कटी, ये जीरो से ये जीरो कटी। फाइनली जो टेम्परेचर डिफरेंस है वाटर के लिए वो कितना होगा 5 डिग्री, यानी कि उतने ही अगर हीट इसको भी दी जाएगी तो इसमें 5 डिग्री सेंटीग्रेड का जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी का जो वॉल्यूम होगा, वाटर का वॉल्यूम, वो क्या होगा। देखो इन जनरल किसी भी लिक्विड का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम उसका बढ़ता है, ठीक है, आयतन बढ़ता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, ये वाटर की अनयूजुअल प्रॉपर्टी होती है जिस पे एयरफोर्स में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। कई बार पानी का डेंसिटी का क्वेश्चन पूछेगा इसी टेम्परेचर डिफरेंस में, और वॉल्यूम का, और एक वो मछली जो झील के नीचे वो नहीं मरती हैं, वो जम जाना, वो उसका भी रीजन यही होता है। तो आपको बताऊँ ये वाटर का अनयूजुअल प्रॉपर्टी होता है। इसमें क्या होता है 0 से 4 तक क्या रहता है, वैसे इन जनरल बढ़ता है, लेकिन इसमें क्या होता है घटता है वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम घटता है तो डेंसिटी बढ़ता है। किसी का भी क्वेश्चन आ सकता है, आप याद रखना ये अनयूजुअल प्रॉपर्टी होती है वाटर की। एसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी कि जो इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो π/2 है, तो इनमें से कौन सा सर्किट का पार्ट नहीं हो सकता। बेसिकली वो यहाँ ये पूछना चाह रहा है LC सर्किट है, C सर्किट है, केवल L सर्किट है और RL सर्किट है। इन चार में किन सर्किट्स में AC और EMF के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो π/2 नहीं हो सकता है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। एज यूजुअल मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, और कम्युनिटी पे मैंने जो कल क्वेश्चन पूछा था क्रिस्टल कंस्ट्रक्शन में कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज़ करा जाता है, उसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आंसर गलत दे रहे हैं। जो एक्स रेज होती हैं वो आपकी क्रिस्टल कंस्ट्रक्शन, क्रिस्टलीय संरचना में यूज करी जाती हैं। उसका राइट आंसर एक्स रेज था, और इस क्वेश्चन के आंसर का भी मैं कमेंट सेक्शन में वेट करूँगा।